हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 5 का पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे के प्रश्नोत्तर करेंगे। यह पाठ रिमझिम पुस्तक से लिया गया है। पहला प्रश्न है, सोचो से कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। जो कुम्मी को किताब मिली थी, आपको ये बताना है उसकी प्रिंटिंग कब हुई थी, मतलब किताब जो प्रिंट होती है वो कब हुई थी। उत्तर है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के ज़माने की छपी होगी, क्योंकि वह पुस्तक भविष्य के बारे में थी और हम वर्तमान हैं। इससे पता चला कि वह पुस्तक वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए है, क्योंकि उस पुस्तक में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो अभी नहीं है, आगे जाके होंगी। तो हम कह सकते हैं वह पुस्तक भविष्य के लिए छपी होगी, लेकिन छपी वर्तमान में होगी। भविष्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्यूचर। और वर्तमान को प्रेजेंट कहते हैं, यानी कि वह पुस्तक प्रेजेंट में छपी है फ्यूचर के लिए। अगर अभी तक आपने पॉजिटिव माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। प्रश्न 2 है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी। एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। कई पुस्तकें एक बार पढ़कर फेंक दी जाती हैं और वे बेकार हो जाती हैं। आप देखिए, आप अपनी जो पुस्तक पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की, वह आप एक बार पढ़ेंगे और फिर अगली कक्षा में तो नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग तो अपनी पुस्तकें पुरानी दूसरों को दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल नई पुस्तकें खरीद कर पढ़ते हैं, तो हमारी पुस्तकें बेकार हो जाती हैं, फिर उनको हमें रद्दी में देना पड़ता है, तो वह पुस्तकें बेकार हो जाती हैं। प्रश्न 3, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पे चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? आपको बताना है जो पेपर के पेज की प्रिंटिंग वाली बुक होती है या फिर जो टीवी की स्क्रीन पर बुक आएगी, आप किसको पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे? मतलब अगर आपको बुक में ना पढ़कर टीवी पे पढ़ने के लिए मिले तो आपको क्या अच्छा लगेगा, टीवी में पढ़ना या बुक में पढ़ना? उत्तर देखते हैं। हम कागज़ के पन्नों की किताब को पसंद करेंगे, क्योंकि वह हमेशा हमारे पास रहेगी और उसे पढ़ने तथा इधर उधर ले जाने में आसानी रहेगी। आपका उत्तर अलग भी हो सकता है। अगर आपको टीवी वाली बुक ज़्यादा अच्छी लगेगी तो आप अपने उत्तर में वही लिखना। प्रश्न 4, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो। पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि अभी आप जो बुक पढ़ते हैं वो पेपर पर प्रिंट होती है, लेकिन आपको ये पता करना है कि जब पेपर पर प्रिंट नहीं होती थी बुक, उससे पहले किस किस चीज़ पर उसको प्रिंट किया जाता था। आप मतलब बुक तो पहले भी पढ़ते थे, लेकिन कैसे बनती होगी आपको ये पता करना है, पेपर की जगह क्या चीज़ यूज़ होती थी। उत्तर, कागज़ से पहले की छपाई भोजपात्रों, छालों, लकड़ी और धातु से बने पात्रों पर होती थी। इसका मतलब है कागज़ से पहले जो प्रिंटिंग होती थी वह पत्तों पर, और पेड़ की छाल मतलब जो पेड़ का तना होता है या स्टेम होता है, उसकी थोड़ी सी लकड़ी उतार कर उस पर लिखते थे, या प्रॉपर लकड़ी पर लिखते थे, या फिर धातु यानी कि मेटल या धातु जैसे तांबे को इंग्लिश में कॉपर कहते हैं, सिल्वर, गोल्ड यानी कि सोना, चांदी और सोना हो गया, इन पर लिखा करते थे। प्रश्न 5 है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से, यानी कि आप मशीन से पढ़ना चाहोगे या फिर टीचर से। दोनों में के पढ़ने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं, ये आपको बताना है। हमें अध्यापक से पढ़ना ज़्यादा आसान और अच्छा लगेगा, क्योंकि वे हमारी मुश्किलों का हल तुरंत ही विस्तार से बता सकते हैं। मशीन से यह ज्ञान मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक अध्यापक सभी विषय नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत मशीन से सभी विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। मीनिंग क्या है इसका? हम अगर अपने टीचर से पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम
पूछ सकते हैं कि भाई हमें ये समझ नहीं आया, आप बता दीजिए दोबारा से। लेकिन मशीन के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मशीन का क्या बेनिफिट है? मशीन हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकती है और टीचर्स के लिए हमें अलग सब्जेक्ट के अलग टीचर की आवश्यकता होती है। अध्यापक से पढ़ते समय डांट खाने का डर लगा रहता है। मशीन से पढ़ते समय ऐसा डर नहीं लगेगा। अगर हम सर या टीचर से पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि अगर हम शैतानी करेंगे या नहीं ध्यान दे रहे होंगे तो हमारी डांट पड़ेगी, जबकि मशीन ऐसा कुछ नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मशीन हमारे नियंत्रण में होगी, हम मशीन के नियंत्रण में नहीं होंगे। मतलब मशीन को हम कंट्रोल करेंगे, मशीन हमें कंट्रोल नहीं करेगी। और अध्यापक के संग क्या होगा? अध्यापक से पढ़ते समय हमें अध्यापक के कहे अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, वे दिन भी क्या दिन थे? बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात कभी भी तुमने किसी से सुनी है? अपने बीते दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का? ऐसा होता है कभी कभी हमें कुछ पुराना दिन याद आता है, अरे वाह उस दिन हमने बहुत मज़े करे थे। जैसे हम किसी फ्रेंड के बर्थडे में गए या अपने बर्थडे पे हमने बहुत मस्ती करी, या कहीं घूमने गए थे, या हमने कोई मूवी देखी या कोई टीवी शो देखा, तब हम कहते हैं ना वाह वो दिन भी क्या दिन थे, हम मस्ती करते थे। अब पढ़ाई करनी पड़ रही है या फिर कुछ और हम नहीं कर पा रहे किसी और काम की वजह से, तो हमें वो पुराने दिन याद आते हैं। तो आपको ऐसा ही कुछ सोचकर उत्तर में लिखना है। उत्तर है, जब मैं छोटी थी तब सब मुझसे बहुत ही प्यार करते थे और मेरे साथ खेलते थे। उन्हीं दिनों के लिए मैं कहना चाहूँगी या हम कहना चाहेंगे वे दिन भी क्या दिन थे। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, जो भी बात आपको याद आती हो, चाहे वो आप अपने फ्रेंड्स के संग खेलने की हो या कुछ और हो, आप उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद यह कैसी होगी। किसके बारे में लिखना है आपको? पेन, घड़ी, टेलीफोन या मोबाइल, टेलीविज़न, कोई और चीज़ जो आप सोचना चाहें उसके बारे में भी लिखना है। उत्तर है, पेन के बारे में देखते हैं। बहुत साल बाद पेन लेज़र किरणों वाले हो सकते हैं जिनसे दूर से भी लिखा जा सकता है। आप सबने लेज़र लाइट देखी होगी, हम उसे दूर से लाइट मारते हैं तो डिज़ाइन बन जाती है या कुछ और लिखा हुआ होता है तो वो दिखने लग जाता है। तो हम कल्पना कर रहे हैं कि पेन भी ऐसे ही होंगे जिनसे हम दूर से बहुत दूर बैठकर भी लिख सकते हैं। अगला क्या है, भविष्य में घड़ी कैसी होगी? घड़ी भविष्य में शायद घड़ियाँ समय बताने के साथ साथ मोबाइल का काम करें। इसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हों। आप देख रहे हैं आजकल भी घड़ियाँ आ गई हैं, स्मार्ट वॉच, लेकिन हो सकता है पूरा ही मोबाइल का काम हम अपनी घड़ी के अंदर कर सकें। अगला, टेलीफोन या मोबाइल कैसे होंगे भविष्य में? बहुत सालों बाद टेलीफोन मोबाइल का आकार काफ़ी छोटा हो जाएगा और मोबाइल को मोड़ के भी रखा जा सकेगा। मतलब अभी तो हमारा मोबाइल सीधा सीधा रहता है और बड़ा भी होते हैं, छोटे भी आते हैं, हमें जैसा पसंद होता है हम ले लेते हैं। हो सकता है कुछ समय बाद लोगों को प्रॉब्लम आए तो मोबाइल काफ़ी छोटा हो जाए और या फिर स्क्रीन हम आराम से फोल्ड कर कर उसको अपने पास रख सकते हों। टेलीविज़न कैसे? टीवी या टेलीविज़न? बहुत सालों बाद टेलीविज़न काफ़ी पतले आकार के आने लगेंगे। अभी भी आप देखते हैं कि जो पुराने टेलीविज़न होते हैं वो अलग हैं, LCD अब अलग आने लग गए हैं। इनफैक्ट अब तो स्मार्ट टीवी आने लग गए हैं। तो क्या होगा कि और भी पतले आने लगेंगे और कंप्यूटर का भी काम करेंगे। अभी हम पूरा काम कंप्यूटर का टेलीविज़न में नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है आगे जाके हम इसमें सारा का सारा कंप्यूटर का अपना जो काम हम कंप्यूटर में करते हैं, लैपटॉप में करते हैं, हम टीवी में भी कर पाएंगे। और हो सकता है कि उनमें
सीसीटीवी का काम करें, वो सीसीटीवी का भी काम कर सकते हैं। अच्छा, तो सीसीटीवी आखिर होता क्या है? सीसीटीवी आपने देखा होगा, अगर हम जाते हैं तो कुछ ऐसे कैमरे लगे होते हैं जिससे हमारी रिकॉर्डिंग होती है। जैसे एटीएम के अंदर छोटे छोटे कैमरे लगे होते हैं या फिर बैंक के अंदर लगे होते हैं। ये कैमरे क्या काम करते हैं? ये इनका काम होता है कि कोई भाई अननोन व्यक्ति हमारे घर के अंदर तो नहीं आ रहा, और बैंक्स में तो इसलिए लगे होते हैं कि ये चेकिंग के लिए होते हैं, लेकिन घर पे भी लोग ऐसे लगवाते हैं क्योंकि वो कुछ लोग जॉब करते हैं, तो मेड काम कर रही है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए कैमरा होना ज़रूरी है। तो ये हो सकता है कैमरे की जगह हम टीवी में ही ये आने लग जाए, तो हमें अलग से कैमरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हमें कहा था कि अपने मन से भी किसी के बारे में सोच कर लिख सकते हो, किसी चीज़ के बारे में कि क्या होगा। तो अब मैंने लिखा है, आने वाले समय में घर घर में सौर ऊर्जा का प्रयोग होगा। सोलर एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि सन से चार्ज कर कर चीज़ें चलाई जाती हैं। तो घर के सारे बिजली से चलने वाले उपकरण सौर ऊर्जा से कार्य करेंगे। हो सकता है आने वाले समय में सन एनर्जी का ज़्यादा यूज़ हो। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका क्या दाम है। मतलब आपको इन चीज़ों का पहले का रेट और अब का रेट यानी प्राइस कंपेयर करके एक चार्ट बनाना है। क्या है ये चीज़ें? आलू, मैंने यहाँ गलत हो गया है, आलू हो गया है, आलू है ये। लड्डू, शक्कर, दाल, चावल और दूध। वैसे तो चीज़ों का रेट आप किस शहर में रहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मैंने एक एवरेज रेट लेकर ये रेट लिस्ट तैयार की है। आप अपने घर के बड़ों से पूछकर ये तैयार कर सकते हैं। जैसे आलू का रेट आज की कीमत क्या है? 15 रुपये किलो। पहले क्या हुआ करती थी? 2 रुपये किलो। ऐसे ही मैंने सारी चीज़ों के रेट लिस्ट लिखी है, आप अपने बड़ों से पता करके और इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि कंप्यूटर को हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं। आपको ये बताना है ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर को अपने लिए यूज़ करने हैं, पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब कि व्यक्तिगत इस्तेमाल है हमारे लिए कंप्यूटर का, और कौन सा ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कंप्यूटर हम सार्वजनिक तौर पर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो केवल हमारे यूज़ के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों को यूज़ आने वाला है, यानी कि पब्लिकली यूज़ होने वाला है। इसका उत्तर है व्यक्तिगत तौर पे जो हाँ यूज़ हो रहा है कंप्यूटर, और एक सार्वजनिक तौर पे कॉलम बनाया है मैंने, आप देख सकते हैं टेबल में। तो व्यक्तिगत क्या करेंगे, हम अपने कंप्यूटर पे मूवी देख सकते हैं फिल्म देखने के लिए, क्योंकि फिल्म हम अपने घर पर बैठ के देखेंगे। और सार्वजनिक तौर पर चित्र बनाने के लिए, यानी कि अगर हमने कोई चित्र बनाया कंप्यूटर पर, जैसे डिजिटल ड्राइंग होती है, वो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं अगर हम उसे इंटरनेट पर डाल देते हैं। चित्र को इंग्लिश में पिक्चर भी कहते हैं। व्यक्तिगत तौर पे और कहाँ यूज़ हो रहा है? नई नई खबरें जानने के लिए हम अपने कंप्यूटर पर खोलकर देख सकते हैं न्यूज़। और सार्वजनिक तौर पर व्यापार का हिसाब किताब करने के लिए, मतलब व्यापार का हिसाब किताब है तो उसमें व्यापार तो तभी होता है ना जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी बिज़नेस में, तो व्यापार का हिसाब करने के लिए सार्वजनिक तौर पर यूज़ हो सकता है। और क्या कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर? किसी विषय पर खोज करने के लिए, अगर हमें कुछ टॉपिक पर कुछ भी सर्च करना है तो हम कंप्यूटर पर खोलकर देख सकते हैं आराम से। और सार्वजनिक तौर पर ईमेल भेजने के लिए, ईमेल हम अपने आप को पर्सनल तो भेज नहीं रहे, कभी किसी को भेज रहे हैं कभी किसी को भेज रहे हैं, तो इस तरह से ये सार्वजनिक तौर पर यूज़ हो रहा है। अगला प्रश्न है, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे गई तालिका में लिखो।
क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का? मतलब किसी को इन्फॉर्मेशन देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका नहीं है, कभी हम टेलीफ़ोन कर देते हैं, कभी हम लिखकर चिट्ठी भेजकर दे सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। तो ऐसे जानकारी देने के और उसे बताने के और सोचने समझने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको नीचे जो टेबल दी गई है उसमें आपको बताना है। इस तालिका के हिसाब से आपको अपना उत्तर लिखना है। इसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको बताना है। इस टेबल में जो भी चीज़ें लिखी हैं वो एक तरफ़ा भी हो सकती हैं, मतलब कि केवल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आप उसमें अपना रिप्लाई नहीं दे सकते, और दो तरफ़ा भी हो सकती हैं। यानी कि अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं और वो भी हमें कुछ बता रहा है तो दो तरफ से कॉन्वर्सेशन टाइप का चल रहा है, और केवल एक तरफ की चीज़ है तो एक तरफ से हम बस बता दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन और कोई उसमें दूसरा इनपुट नहीं दे रहा। तो आपको निशान लगाना है। आर है तो एक तरफा चीज़ है और दो तरफा चीज़ के लिए एरो लगाना है। अब ध्यान से देखिए, इस टेबल में एक तरफ जानकारी वाली चीज़ें लिखी हैं, एक तरफ भावनाओं वाले शब्द लिखे हैं। मतलब जानकारी के लिए केवल हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और भावनाओं के लिए जिसमें दो तरफ से वार्तालाप या संप्रेषण चलता है। अब देखिए रेडियो पे क्या होता है, केवल हमें वहाँ इन्फॉर्मेशन सुनाई देती है या कुछ जानकारी मिलती है, हम रेडियो से बात नहीं कर सकते। और विज्ञापन में भी सेम चीज़ है, केवल अगर हम कोई एडवर्टीज़मेंट देखते हैं तो वो एक तरफा जानकारी प्राप्त हो रही है। ऐसे ही नोटिस आपके स्कूल में निकलता है तो वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उसमें अपना रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसी आधार पर ये बाकी का चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं टेबल में, जिसमें आर लगा है वो एक तरफा संप्रेषण के लिए है, और जहाँ एरो लगा है हम दो तरफा संप्रेषण के लिए है। अगला प्रश्न तुम्हारी डायरी से है। प्रश्न है, डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है, यानी कि एक पर्सनल काम है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। हमारी मर्जी है हम अपनी डायरी किसी को दें या ना दें, ये पर्सनल डायरी होती है। क्योंकि कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियाँ छपवाई हैं ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें। कुछ लोगों ने डायरियाँ बनाई हैं वो चाहते हैं कि और लोग भी पढ़ें। कोई ऐसी डायरी खोज कर पढ़ो और उनका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर या अपने अध्यापक से बात कर कर किसी ऐसे व्यक्ति की डायरी पढ़नी है और अपने स्कूल में जाकर अपनी क्लास में बतानी है उसका कुछ पार्ट। अगला प्रश्न है, अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो। आपको एक डायरी लेनी है या नोटबुक ले लीजिए, उसमें अपने बारे में कुछ बातें आपको लिखनी हैं। उत्तर में क्या लिख सकते हैं आप, जैसे कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे क्या क्या पसंद है, सबसे अच्छा खेल मुझे क्या लगता है, अपनी दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन के बारे में, आपको कौन कौन अच्छा लगता है, अपने घर परिवार, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, अपना फेवरेट फूड लिख सकते हैं। इस तरह से आपको एक डायरी बनानी है। अगला प्रश्न है, डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या क्या कहना चाहोगे। मतलब आपको स्कूल में क्या क्या करना चाहते हो उसको डायरी में लिखना है। क्या हो सकता है इसका उत्तर? उत्तर में डायरी में हम अपने स्कूल की गुण विशेषताओं, मतलब कि वहाँ की क्या स्पेशल चीज़ें हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ होने वाली पढ़ाई के बारे में लिखना चाहूँगी, जैसे और क्या क्या लिख सकते हैं, अध्यापिकाओं के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ का अनुशासन, और क्या लिख सकते हैं, सहपाठियों के बारे में, यानी जो क्लासमेट्स होते हैं आपके साथ जो क्लास में पढ़ते हैं उनको सहपाठी कहते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न तुम भी कल्पना करो से है। प्रश्न है, दोस्तों के साथ बात करके, यहाँ करके गलत लिख दिया है, काके लिख दिया है। अंदाज़ा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें से क्या क्या बदल जाएगा। आपको अपने दोस्तों से बात करके पता करना है जो नीचे लिखी हुई चीज़ें उनमें से क्या क्या बदल जाएगा 50 साल के बाद, यानी कि 50 ईयर्स के बाद क्या चेंजेस आ जाएंगे। जो नीचे लिखी चीज़ें उनमें क्या क्या लिखी हैं चीज़ें, फिल्मों में क्या चेंज आएंगे,
गांव की हालत में क्या बदलाव आएगा 50 साल के बाद, तुम्हारी परिचित की किसी नदी यानी कि आप जिस नदी पर गए हैं उसमें आपको क्या लगता है कि 50 साल के बाद क्या चेंज आ जाएगा, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें क्या चेंज आ जाएगा 50 ईयर्स के बाद, आपको उत्तर में लिखना है। उत्तर है फिल्मों में क्या बदलाव आएंगे, फिल्में बनाना सरल हो जाएगा, मतलब फिल्म बनाना इजी हो जाएगा। इसमें अत्याधुनिक यंत्रों यानी कि बहुत ही जो नए यंत्र होंगे उसका प्रयोग करके मनचाहे दृश्यों को फिल्माया जाएगा। यानी कि अब इनकी एडिटिंग कर दी जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि जो फिल्म का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है वहाँ जाकर शूट किया हो सकता है कि वो एक कमरे में शूट किया हो और आपको ऐसा लगेगा कि कितनी अच्छी जगह पे शूट किया है। वह यह कम समय में ही बन जाएंगी। ये फिल्में क्या होगा, भले ही इनमें टेक्नोलॉजी और अच्छे यूज़ होने के साथ साथ ये बहुत जल्दी बन जाया करेंगी मूवीज़। गांव के हालातों में क्या चेंज आएगा, गांव भी शहरों की तुलना में आधुनिक हो जाएंगे। मतलब अभी तो गांव में कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होती यानी कि सुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन अब वहाँ पर भी सुविधाएं आ जाएंगी। 50 साल के बाद गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध होने लगेंगी। खेती करने के लिए अत्याधुनिक साधन उपलब्ध होंगे। अभी खेती में जो परेशानियां आती हैं वह सब हट जाएंगी क्योंकि खेती के अत्याधुनिक साधन उपलब्ध होंगे। यानी खेती करने के लिए बहुत मॉडर्न तरीके होंगे जिससे कि इजीली जो प्रॉब्लम अब आती हैं वो नहीं आया करेंगी। और तुम्हारी परिचित नदी में क्या चेंज आएंगे, नदी में जल स्तर कम हो जाएगा। अभी भी हमारी नदियाँ सूखती जा रही हैं तो 50 साल बाद तो और ज़्यादा पानी का लेवल जो है कम हो जाएगा। नदी में गंदगी का विशाल ढेर होगा। अभी आपने सुना होगा कि कितनी गंदी होती जा रही हैं हमारी नदियाँ, तो बाद में 50 साल के बाद तो और गंदगी वहाँ इकट्ठी हो जाएगी, तो नदी में गंदगी का विशाल ढेर होगा। स्कूल में क्या चेंज आएंगे, स्कूल में बोर्ड और चौक या पेन के स्थान पर बड़े बड़े पर्दों के माध्यम से समझाया जाएगा। अब कुछ सिटीज़ में तो अभी भी ऐसा किया जाता है, पर आगे जाके सब स्कूल्स में ऐसा हो जाएगा। हो सकता है पुस्तकों के स्थान पर कोई यंत्र से पढ़ाया जाए, हो सकता है बुक्स ले जाना ही बंद हो जाए, कुछ और चीज़ हो जैसे कि टैब हो गया, या हो सकता है कि हमारी डेस्क पे ही कुछ लगा हो जिससे कि हमें पढ़ाया जाए, हमें बुक्स कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगला प्रश्न था है होगा से लिया गया है। प्रश्न है असीमोव की कहानी 2155 यानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है, मतलब ये फ्यूचर की कहानी है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है, आपको बताना है कहानी में थे वर्ड का यूज़ क्यों हुआ है। कहानी फ्यूचर के बारे में, लेकिन फिर भी थे शब्द का इस्तेमाल हुआ है कहानी में। अब ज़्यादातर तो हम बोलते हैं ना हम वहाँ गए थे, जो काम हो चुका होता है उसके बारे में हम थे लगाते हैं, तो आपको बताना है इस कहानी में थे का इस्तेमाल क्यों हुआ है। उत्तर देखते हैं। थे लिखने का कारण है कि कहानी बेशक भविष्य की हो यानी कि फ्यूचर के बारे में हो, परंतु इसमें वर्तमान समय दिखाया गया है, मतलब कि प्रेजेंट दिखाया गया है। वहाँ के बच्चे आज के समय के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके लिए बीत गया है। उनके लिए तो क्योंकि वो इस समय के बारे में बात कर रहे हैं जबकि वो फ्यूचर में हैं, तो फिर वो तो यही बोलेंगे ना थे, इसलिए इसमें बीते समय को दर्शाने वाली क्रिया शब्द थे का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है जब मुझे बहुत डर लगा था, मैं जब छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। आपको ऐसी बात सोचकर लिखनी है जब आपको बहुत डर लगा हो और आपको अपना अनुभव लिखना है। उत्तर है जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं अंधेरे कमरे में अकेली नहीं रहती थी, क्योंकि एक बार मैं कमरे में अकेली थी तब अचानक से बिजली चली गई थी और बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी थी जिससे मुझे बहुत डर लगा। तभी से मैं अंधेरे कमरे में अकेले रहने से डरने लग गई थी। यह मैंने अपना अनुभव लिखा है। आप ऐसी ही कोई चीज़ जिससे आपको डर लगता है और उसका कारण क्या है आपको यह सोचकर अपने उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2 का ख, तुम्हें मैं शीर्षक में एक अनुच्छेद लिखना है।
अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह भी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। इसमें क्या करना है आपको मैं शीर्षक का अनुच्छेद लिखना है, जिसमें आप अपने स्वभाव यानी नेचर, अच्छाइयों यानी आपकी जो अच्छी बातें हैं, कमियां यानी जो आपको लगता है आपके अंदर कुछ कमी है या कुछ बुरी बातें, या फिर आपकी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ सोचकर आपको लिखना है। या फिर किसी मैच यानी क्रिकेट मैच हो गया, फुटबॉल मैच हो गया, उसका ऐसे वर्णन लिखना है जैसे वो मानो आपकी आंखों के सामने चल रहा हो, आप उसे लाइव देख रहे हो। उत्तर है, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। आप लड़की हैं तो लड़की लिखेंगे। मैं सदैव बड़ों का कहना मानता हूँ, साथ ही उनका आदर सम्मान यानी उनकी रेस्पेक्ट भी करता हूँ। मैं किसी की बात का जल्दी बुरा मान जाता हूँ। ये क्या हो गया, हमारी कमी हो गई। मुझे बाज़ार का खाना पीना बहुत पसंद है। ये पसंद की बात आ गई। मुझे फ़ुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बास्केटबॉल खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये नापसंद की बात आ गई। मुझे गाना गाना भी अच्छा लगता है। ये एक पसंद हो गई। अगला प्रश्न है, अगली छुट्टियों में नानी के पास जाना है, वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे? इस पर एक अनुच्छेद लिखो, एक पैराग्राफ लिखना है आपको। उत्तर है, मेरी नानी बहुत ही अच्छी हैं। मैं छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाऊंगा। मैं अपने नाना नानी के साथ बहुत सारी बातें करूंगा। मैं उनके साथ अपने बाकी के रिश्तेदारों से भी मिलने जाऊंगा। नानी मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाएंगी। हम सब घूमने भी जाएंगे। मैं नानी के घर बहुत मज़े करूंगा। आप अपनी नानी के घर जाके क्या क्या करते हैं उसके बारे में आप सोचकर लिख सकते हैं कि आप जाएंगे तो आप क्या क्या करेंगे। आप अपने उत्तर में वही लिखना। तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे हैं, जो अभी आपके प्रश्न 2 के क ख ग जो आपने प्रश्न के उत्तर लिखे हैं, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। जो तुमने 3 अनुच्छेद लिखे हैं उसमें पहले का संबंध उनसे है जो बीत चुका है, यानी कि जो पास्ट है। दूसरे में अभी की बात है, यानी कि प्रेजेंट की बात है। और तीसरे में बाद में घटने वाली घटनाओं का वर्णन है, यानी कि जो आपके फ्यूचर में चीज़ें होंगी उसके बारे में है। इन अनुच्छेद में इस्तेमाल किए गए क्रियाओं को ध्यान से देखो। यह बीते हुए, अभी के और बाद के समय के बारे में बताती हैं। जहाँ हमने थे शब्द का इस्तेमाल किया था वह पास्ट के बारे में यानी कि बीते हुए समय के बारे में थी। और जहाँ हमने पसंद और नापसंद के बारे में लिखा था तो हम है सब शब्द का प्रयोग कर रहे थे, वह प्रेजेंट के बारे में है, यानी कि अभी के समय के बारे में। और जो आने वाले समय के बारे में है, जिसमें हमने नानी के घर के बारे में लिखा है, वह बाद में आने वाले समय के बारे में है, जो कि फ्यूचर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है और आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और अभी तक अगर आपने पॉजिटिव माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे